Thank you. Now, yesterday we have discussed that around us there are a lot of things, those who are around us, or these all things may be living or non-living. Okay. Now, as per the name of the chapter, that was things around us. Now, we can bifurcate the things, those who are around us, into living or non-living. And that is what we are being expected in this chapter. Okay. Now, characteristics of the living thing. All of you, all the children, please open the page number 84. Structural organization. Structural organization. बच्चों, मैंने किसी को म्यूट नहीं किया है. If you want to speak with me anytime, then please use your mic to speak. ठीक है? Now, so structural organization. Now, students, first of all, we have to know this, that these are the characteristics by which I will prove that the living things are living. Okay. There are certain processes which will be conducted by all the living organisms, and these will be processes, है ना? मतलब ये ऐसे काम होंगे जो living organisms तो perform करेंगे, लेकिन non-living perform नहीं करेंगे. For example, growth. We will not see growth in these benches, in the fan, in the cooler, TV, AC, पंखा. सबके घर में है, उसमें आपको कभी भी growth नहीं देखने को मिलेगी. You will not see the growth. ठीक है? They will not demand for the food. They will not respond to you. Okay? Your doggy or your pet may respond to you, but the fan coolers, they will not respond to you. They will work according to whether you are providing current to them or not. आप उनको current provide कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, इस basis पर आप उनको काम कर सकते हो. ठीक है ना? So now here we are going to study one by one the things which will ultimately make a clear-cut bifurcation between the living and non-living. Now, first of all, we are going to focus on structural organization. All of you, all the children, please see structural organization. किसी का भी माइक मैंने ऑफ नहीं किया है बेटा. आप लोगों को मुझसे बात करनी हो, अपने आप को अनम्यूट करके आपस में बात कर सकते हो. सर, कोई स्क्रीन शेयर कर रहा है. स्क्रीन शेयर कर रहा है? कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा. सर 2 मिनट पहले कर रहा था सर कोई. चलो कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे फोकस करो बेटा. देखो, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? मीन्स हाउ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ. लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बने हुए हैं? बच्चों, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है. हाँ बेटा बोलो. सर, हमारे स्कूल की आपने बोला था कि हाउस का 6 वीक की हाउस ने फोटो नहीं भेजा, तो अभी तक नहीं भेजा. हाँ बेटा, देखो एक्चुअली ओवर वर्क होने की वजह से काम बहुत ज्यादा आ गया था, इसीलिए अभी तक मैं उसको प्रिपेयर नहीं कर पाया. बट गिव मी द टाइम ऑफ टुडे एंड टुमारो. टुडे और टुमारो में मैं सेंड अप कर दूंगा सभी को 6 ABC ऑल. ओके सर. चलो, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू नो. ओके बेटा, बाकी सारी बातें हम बाद में करेंगे. राइट नाउ इट इज द क्लास टाइम ना. चलो ओके. सो नाउ व्हाट वी वांट टू स्टडी फ्रॉम दिस टॉपिक. फ्रॉम दिस टॉपिक आई वांट टू नो about how the living organisms are made up of. Okay, the particles, those who are responsible for the existence of all the living beings, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो, लायन है, बेफेलो है, कोई सा भी एनिमल हो हमारे अर्थ पे, उसके एग्जिस्टेंस के लिए वो कौन सा पार्टिकल है जो रिस्पॉन्सिबल है? दैट वाज द सेल. सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. बच्चों, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं. देखो, आप लोग क्या पढ़ते हो? रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हो ना ये सब. ऑल द सिस्टम दोज हु आर एग्जिस्टिंग इन माय बॉडी, दे ऑल विल वर्क इन द सेल आल्सो. माय बॉडी इज द रिजल्ट ऑफ वर्किंग ऑफ सेल. जो काम मेरे सेल में होगा वही काम मेरे बॉडी में भी होगा. मेरी बॉडी में डाइजेशन होता है, इसका मतलब सेल में भी डाइजेशन होता है. मेरी बॉडी में रेस्पिरेशन होता है, सेल में भी रेस्पिरेशन होता है. मेरी बॉडी में ग्रोथ होता है, सेल में भी ग्रोथ होता है. ठीक है ना? मेरे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है, मेरी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है, सेल में भी काम करता है.
ठीक है ना, बस काम करने का तरीका अलग होता है. So ultimately we can say that all the, एक मिनट बेटा रुक जाओ, all the living organisms on the earth, they all are made up of from the cell, whether they are plants or not. वायरस को छोड़ करके, क्योंकि वायरस का अभी तक कुछ पता नहीं है कि वो क्या है, लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है, ठीक है, कंफ्यूजन है अभी. तो इसीलिए वायरस को छोड़ करके हमारे अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स एंड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे ऑल विल बी मेड अप फ्रॉम द सेल. ठीक है. सर आपने जो भी कहा वो रिपीट करो ना, क्योंकि मेरा नेटवर्क इशू था ना, इसलिए सर प्लीज. हाँ बेटा, तो अभी सर आपने नहीं हुआ है, मैं करवा ही रहा हूँ. सर आपने चलो बेटा, अगर कुछ डाउट है आप लोगों को तो आप मुझसे बोलिए. अगर डाउट नहीं है, कुछ और बात डिस्कस कर रही हैं, तो आप मुझे पर्सनली फोन कीजिए. दिस टाइम आई कैन नॉट यूज फॉर द पर्सनल टॉपिक. किसी को पीडीएफ नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं मिला, इसलिए आप मुझे फोन कीजिए. चैप्टर नंबर 5 की पीडीएफ मैंने भेज दी है कब की, और मैंने सारे बच्चों को कहा है कि मान लो अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं मिली पीडीएफ, आप मुझे पर्सनली हाई करके भेजो, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा. सबका कहा हुआ है मैंने. एक्सक्यूज मी सर, सर आपने हाँ बेटा बोलो. की भी पीडीएफ भेज दी है चैप्टर 5 की? नहीं 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 भेजिए. ओके सर. एक्सक्यूज मी सर, सर जो आपने कहा है वो आप रिपीट करवाओ. मेरे नेटवर्क इशू था, सो आई कांट एबल टू हियर सर. चलो. Now all of you please see on the page number 84. Living things have a definite structure or organization. The bodies of living beings are made up of cells. मतलब हमारे अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, सभी की बॉडीज किससे बनी हुई हैं? सेल से बनी हुई हैं. क्या बताया था मैंने आपको अभी? कि सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है. सेल्स हैं तो हम हैं, हमारी वजह से सेल्स नहीं है, सेल्स की वजह से हम हैं. जब कभी भी हमारी डेथ होती है तो हमारी डेथ नहीं होती, हमारे सेल्स की डेथ होती है. सेल्स ने मिल करके हमारी पूरी बॉडी को बनाया है. ठीक है. The bodies of the living things are made up of cells, which are the building blocks of the body. Okay. Now, a cell is the smallest living structure that is able to function independently. That is able to function independently. Means all the cells are independent. They don't have any control on other cells. See children, our body is made up of from a lot of cells. There are millions and the trillions of cells combined together to make our body. But the functioning of all the cells are independent. कोई भी एक सेल किसी दूसरे सेल को ऑर्डर नहीं दे सकती. Any one cell, any one of the cells do not have any control on the other cells. ठीक है. We are having the control on all the cells combinedly. हमारा सभी सेल्स पे combinedly कंट्रोल है. एक एक करके हर एक सेल्स के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. ठीक है. और सेल्स कैसे होते हैं बच्चों? इंडिपेंडेंट होते हैं. ओके. They will do all the functions according to their needs. Okay. Cell is the smallest living structure that is able to function independently. A group of similar cells that perform a particular function form a tissue. Means cells combine together to make tissue. ठीक है. चलो कोई बात नहीं, ये टॉपिक फिनिश होने दो, फिर मैं एक लाइन लिख दूंगा बोर्ड पे, उसको आप लोग देख लेना. A group of cells that perform a particular function form a tissue. A group of tissue perform a particular function in the body forms an organ. A group of organs interacting with one another to perform a particular life process such as digestion and respiration forms the organ system. मतलब बच्चों ये लोग क्या बोल रहे हैं? ये लोग कहना चाहते हैं, all of you now please see on the board. What they want to tell to all of us? They are saying that cells combine together to make
Tissue combine together to make organ. Now we are having the different organs: kidney, liver, pancreas, stomach. They all are the organs. ये सारे ऑर्गन मिल करके एक सिस्टम बनाते हैं. क्या नाम है उसका? डाइजेस्टिव सिस्टम. तो मैं क्या बोलूंगा? ऑर्गन्स कंबाइन टुगेदर टू मेक ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन्स कंबाइन टुगेदर टू मेक ऑर्गन सिस्टम. ठीक है? ऑर्गन्स कंबाइन टुगेदर टू मेक ऑर्गन सिस्टम. ठीक है? Cells combine together to make tissue. Tissue combine together to make organ. Organ combine together to make organ system. ठीक है बच्चों? इसका मतलब हमारे बॉडी का एक सिंगल सेल बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं. टिश्यूज आपस में मिल करके ऑर्गन बनाते हैं और कई ऑर्गन्स मिल करके एक सिस्टम बनाते हैं. ठीक है? चलिए आगे देखिए. There are organisms made up of just one cell. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो केवल एक सेल से बने होते हैं. ठीक है? क्या बोलते हैं हम उनको? यूनिसेलुलर. यूनि का मतलब क्या होता है? यूनि मीन्स सिंगल, सेलुलर मीन्स सेल. यूनि का मतलब होता है सिंगल. ओके, सेलुलर मतलब सेल, मतलब एक सेल वाला. ठीक है ना? मल्टी मतलब बहुत सारे. मल्टी सेलुलर मीन्स व्हेन द सेल्स विल बी मोर देन वन, दे विल बी कॉल्ड एज अ मल्टी सेलुलर. नाउ सी, देयर आर ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ जस्ट वन सेल. An organism whose body consists of a single cell is called a unicellular organism. Example, amoeba and paramecium. Figure 7.2. Now you all can see, children. Figure 7.2. The two figures are there. वहां पर दो फिगर बनाए हुए हैं amoeba and paramecium के. You all can see that the amoeba and the paramecium, they both are having the single cell, but as far as the shape is concerned, amoeba is having the irregular shape. अमीबा का शेप कैसा है? इरेगुलर है. लेकिन पैरामीशियम का शेप फिक्स है. ओके, ये बात आप लोग को याद रखनी है that the shape of paramecium will be decided. The shape of paramecium will be like a slipper. देखने में लगता है जैसे चप्पल है पैरामीशियम, लेकिन अमीबा उसका शेप कैसा होता है? इरेगुलर होता है. ठीक है? अमीबा. ओके, नाउ सी हियर example, amoeba and the paramecium. Unicellular organisms, all life processes are carried out by the single cell. An organism whose body consists of several cells is called a multicellular organism. Example, human beings and a rose plant. तो देखो बच्चों, यहाँ पर इन्होंने प्लांट और एनिमल दोनों का एग्जाम्पल लिया है ना? यहाँ पर इन्होंने प्लांट और एनिमल दोनों का एग्जाम्पल लिया है. विश्वा ट्रम्बाडिया, बेटा जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट गिविंग योर आंसर. विश्वा, जस्ट अ मिनट. ठीक है? माई वॉइस इज कटिंग. एक मिनट. Okay, now you are getting my voice, ध्यानी? No, अक्षर, हो सकता है बेटा शायद ध्यानी का कुछ प्रॉब्लम होगा. Now coming, okay, done. Okay बेटा, fine, no problem. Now see, ठीक है बेटा? तो ये कुछ बातें थी जो हम लोगों ने अमीबा और पैरामीशियम के बारे में की. ठीक है? Now विश्वा, listen your answer. You ask me ना, sir, what is the meaning of structure? Structure का मतलब क्या होता है? Structure का मतलब होता है बेटा संरचना. इसको हिंदी में बोलते हैं संरचना. संरचना मतलब वो बॉडी कैसे बनी है. वो बॉडी जो देखने में आपको दिख रही है, वो उसके उस बॉडी के अंदर का पूरा सिस्टम कैसा है, उसको आप क्या बोलोगे? स्ट्रक्चर, है ना? तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. हम कौन है बेटा? वी आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एनिमल ऑन द अर्थ. अर्थ पे जितने भी एनिमल्स हैं उन सभी में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन है? हम लोग हैं. वी आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स. तो हमारे अंदर का पूरा सिस्टम कैसे चलता है ना? पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे बॉडी में, हार्ट अपना काम कर रहा है, लिवर अपना काम कर रहा है, किडनी अपना काम कर रहा है, लेकिन फिर भी कोई किसी के काम में डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर रहा, कोई किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा. सारे लोग आराम से आपस में मिलकर काम कर रहे हैं. कैसे? इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है ना? जैसे हमारा स्कूल क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है.
फर्स्ट स्टैंडर्ड भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है, सबकी टेक्स्ट बुक अलग अलग है, सबका सिलेबस अलग अलग है, लेकिन सब चल रहा है ना। ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट चलेगा तो सेकंड नहीं चलेगा, सेकंड चलेगा तो फर्स्ट नहीं चलेगा, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है ना, सारे काम एक साथ होते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो हमारे बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सब आपस में क्या है? मिक्स मैच है, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी बॉडी का है, उसका स्ट्रक्चर किसने बनाया? दैट वाज द सेल, सेल ने बनाया। चाहे लिवर हो, चाहे हार्ट हो, चाहे किडनी हो, चाहे स्टमक हो, चाहे पैंक्रियाज हो, चाहे ब्रेन हो, चाहे कुछ भी हो, एवरीथिंग हैज बीन मेड बाय द सेल, ठीक है। सेल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू, टिश्यू से बनता है और बनता है ऑर्गन, ठीक है। विश्वा क्लियर हुआ? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो विश्वा, क्लियर हुआ या नहीं? ओके, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। नाउ द मूवमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोगों के घर में पेट होगा, जिनके घर में हो वो तो आप समझ सकते हो। आप कभी उनको बुलाते हो तो वो आते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल डॉग है या कैट है, जो भी आपके पेट्स हैं घर में, आप उनको बुलाते हो ना। फॉर एग्जाम्पल टॉमी है ना, ये टॉमी कम हियर, तो टॉमी क्या सुनता नहीं है आपके पास? सुनता है ना, आपके पास आता है। लेकिन अगर मैं बोलूं फैन कम हियर, तो क्या फैन मेरे पास आएगा? चेयर कम हियर, तो क्या चेयर उठ के मेरे पास आएगी? नहीं आएगी ना। वाई? बिकॉज दे आर नॉन लिविंग। चेयर, बेंचेस, फ्रिज, कूलर, टीवी, एसी, पंखा, ये सब क्या है? नॉन लिविंग है। बिकॉज दे आर नॉन लिविंग दे विल नॉट लिसन माई वॉइस। मैं इनको कितना भी बोलूंगा, इनको मेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इनके अंदर रिस्पॉन्स नहीं है, इनके अंदर जीव नहीं है, ये लोग लिविंग नहीं है, ठीक है ना। दे ऑल आर डेड, दे विल हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डेड। ये लोग डेड की प्रॉपर्टी शो करेंगे, लिविंग की नहीं, ठीक है ना। अगर आप रोड पे जा रहे हो, आप किसी पर्सन को नहीं जानते हो, फिर भी अगर आप उसको बुलाते हो कि भाई साहब एक मिनट भाई साहब जरा सुनिए, तो वो जो पर्सन है वो आपको रिस्पॉन्ड करता है ना। या रिस्पॉन्ड नहीं भी करेगा तो देख के चला जाएगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। लेकिन जो नॉन लिविंग बीइंग्स हैं वो कभी भी हमें रिस्पॉन्स नहीं करती, उनके अंदर कोई स्टिमुलाई नहीं होता, ठीक है ना। तो रिस्पॉन्स का क्या मतलब होता है बच्चों? रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है, तो लिविंग बीइंग्स का मतलब क्या होता है? तो लिविंग थिंग्स जो होती है ना, वो हमें रिस्पॉन्स करती हैं। आप जो भी उनको बोलते हो, आपके वॉइस के अकॉर्डिंग, आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स करती हैं। मान लीजिए रोड पर कोई डॉग है, ठीक है, वो डॉग आपको परेशान कर रहा है। अब आप जाओगे उस डॉग को पत्थर से मारोगे, तो क्या वो डॉग चुपचाप खड़ा रहेगा वहां पे? नहीं ना, वो भागेगा वहां से। क्यों? क्योंकि उसने आपके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स किया है, आपके एक्शन के अकॉर्डिंग उस डॉग ने रिस्पॉन्स किया है। लेकिन वही स्टोन अगर आप किसी खंबे को मारोगे या किसी दीवार को मारोगे, तो क्या दीवार वहां से हिलेगी? वाई? बिकॉज इट इज नॉन लिविंग। तो कोई मतलब नहीं है, भले आप उसको तोड़ भी दो, फिर भी वहां से हिलने वाली नहीं है। हाँ, उसके अंदर लाइफ नहीं होती, इसीलिए। ओके, ऑल ऑफ यू नाउ प्लीज कम मूवमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई। चलो मैं ये टॉपिक डाल देता हूं बोर्ड पे, मूवमेंट एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई ना। ओके, all of you now see here, movement and response to stimuli. चलो, movement and response to the stimuli. ठीक है, देखिए, मोस्ट लिविंग थिंग्स आर कैपेबल ऑफ मूविंग ऑन एयर। मोस्ट लिविंग थिंग्स आर कैपेबल टू मूविंग ऑन देयर ओन। ओके, हाँ सही बात है भाई, जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारे के सारे अपने ऊपर खुद मूव कर पाएंगे, और बिल्कुल करेंगे ही करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई, वो लिविंग है ना। ऑल द लिविंग थिंग्स आर इंडिपेंडेंट। लिविंग बीइंग्स कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके, so most of the living things are capable of moving their own. Also, animals move from place to place in the search of food and water to escape from the danger and many other reasons. Children, there are a lot of reasons due to which
the animals are going to do response and they are going to change their location. कोई एनिमल है, उसको फूड सर्च करना है. In the search of food, the animal will change its position. There are some animals which will move its position because of temperature, है ना. हो सकता है कोई एनिमल टेम्परेचर की वजह से अपना पोजीशन चेंज कर रहा हो. कोई एनिमल है जो उसको भूख लगी होगी, वो खाना, उसको फूड सर्च करना है, इसके लिए वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा हो, है ना. कोई एनिमल है, उसके पीछे कोई दूसरा एनिमल पड़ा हुआ है, जैसे कि डियर. फॉर एग्जाम्पल, डियर इज रनिंग अवे. व्हाई? बिकॉज द लायन इज रनिंग बिहाइंड द डियर. दैट्स व्हाई. So there are different types of the reasons, those who are responsible to show the movement and response to the living organism. Okay. Plants do not move on their own. Plants जो होते हैं, they are not capable to move on their own feet. Why? Because God has not given them forelimbs. That was the locomotory organ. बच्चों, आपके hands and the legs, your hands and the legs are locomotory organ. Okay. आज से लाखों सालों पहले, lots of lakh years ago, आप 4 पैरों का यूज करते थे. You are using your hand as well as legs to move from one place to another. But right now we have evolved from that time. उस समय से निकल करके आज हम इस समय में आ गए हैं, जब हमने अपनी पूरी बॉडी को 2 पैरों पे बैलेंस कर लिया है. Sia Droja, any problem? Revolution नहीं बेटा, that was the evolution. ध्यानी पुंडारिया, that was not the revolution. Revolution का मतलब होता है आंदोलन. एसएस में पढ़ते होंगे आप लोग. रेवोल्यूशन नहीं बोलते हैं उसको, इवोल्यूशन बोलते हैं. इवोल्यूशन का मतलब होता है कि पहले कुछ और था, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो गया और आज कुछ और बन गया, उसको बोलते हैं इवोल्यूशन. ठीक है ध्यानी? ओके सिया, ओके ओके. मुझे लगा शायद आप कुछ कहना चाहते हो. ओके, कोई बात नहीं. ओके बेटा, नाउ सी, plants do not move on their own. However, they exhibit the movement of their certain parts, such as the leaves and the roots in response to changes in their immediate environment. है ना? A change in the immediate environment of an organism which produce a change in the activity of the organism is called stimuli. Reaction to the stimuli is called response. बच्चों, अब मैं आपको स्टिमुलाई और रेस्पॉन्स के बीच में क्या फर्क होता है वो बताता हूं. ऑल ऑफ यू नाउ प्लीज सी ऑन द बोर्ड. देखो तो, नाउ सी, रेस्पॉन्स क्या होता है? रेस्पॉन्स विल ऑलवेज बी शो बाय यू बिकॉज ऑफ अदर्स. आप कुछ काम करोगे, लेकिन आप वो काम खुद से नहीं कर रहे हो, आप वो काम कर रहे हो किसी और की वजह से. लेट मी गिव यू द एग्जांपल. फॉर एग्जाम्पल, इफ द मॉस्किटो विल बाइट यू. मान लो तुमको कोई मॉस्किटो बाइट कर रहा है, तो क्या पड़ोसी आपको आके बताएगा कि उस मॉस्किटो को मारो? नहीं ना, आपके अंदर से आएगा कि भाई मैं उसको मारूं, है ना. तो वो जो मॉस्किटो कर रहा है वो क्या है? वो आपको इनिशिएट कर रहा है ना. वो आपको इनिशिएट कर रहा है. आपने क्या काम किया? यू हैव शोन योर रेस्पॉन्स. You have shown your response because of the biting of mosquito. मॉस्किटो ने आपको बाइट किया, तो मॉस्किटो की वजह से आपने रिस्पॉन्स किया. ये रिस्पॉन्स मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, मैंने किया है बिकॉज आई एम बीइंग बाइटेड बाय द मॉस्किटो और सम अदर इंसेक्ट. ठीक है? तो जो शो मैं करूंगा, लेकिन उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं. मतलब एक्शन मैं करूंगा, लेकिन उस एक्शन के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं. उसको मैं क्या बोलूंगा? रिस्पॉन्स. बात समझ में आ गई? नेक्स्ट नंबर है आपका स्टिमुलाई. स्टिमुलाई क्या होता है? स्टिमुलाई इज द रीजन, इट इज द रीजन विच विल डेवलप अ रिस्पॉन्स. मॉस्किटो इज बाइटिंग टू मी, तो मॉस्किटो जो कर रहा है वो है स्टिमुलाई. मॉस्किटो जो कर रहा है
दैट वाज द स्टिमुलाई, और उसकी वजह से जो मैं कर रहा हूं, दिस इज द रेस्पॉन्स। बात समझ में आया? Whatever the mosquito is doing on my body, that was the stimuli. Stimuli is the reason which will develop response. Stimuli वो reason है जो response develop करेगा. Now in your textbook, the diagram of mimosa pudica is given. मतलब क्या बोलते हैं इसको? टच मी नॉट, छुई मुई बोलते हैं आप लोगों की लोकल भाषा में इसको आप टच करते हो तो इसके लीफ बंद हो जाते हैं। इसका रियल नाम है मिमोसा पुडिका, आमतौर पर इसको टच मी नॉट बोलते हैं। चलिए अब आप देख रहे हो वहां पर एक हैंड दिया हुआ है, फिगर नंबर 7.3 देखो तो, देयर वाज अ हैंड, यस सर आई हैव सीन, गुड बेटा, गुड गुड याग्निक। हम भी जब स्कूल लाइफ में थे तो जाते थे घूमने के लिए, है ना, तो वहां पर बैठ के लंच किया करते थे, तो वहां पे भी टच मी नॉट हुआ करता था हमारे स्कूल में। चलिए तो अब आप देख रहे हो फिगर 7.3, चिल्ड्रन ऑल ऑफ यू प्लीज सी द फिगर 7.3। नाउ यू कैन सी देयर, वहां पर एक पर्सन का हैंड है। द हैंड वॉज स्टिमुलाई, द हैंड वॉज स्टिमुलाई एंड द क्लोजिंग ऑफ लीव इज द रेस्पॉन्स। क्या वो लीव पहले से क्लोज हो रही थी? क्या वो लीव बिना टच किए क्लोज होंगी? नहीं होंगी। इसका मतलब टच करना क्या है? रेस्पॉन्स है, सॉरी, टच करना स्टिमुलाई है और लीव का क्लोज होना रेस्पॉन्स है। मैंने स्टिमुलाई किया और उस स्टिमुलाई की वजह से प्लांट ने रेस्पॉन्स शो कर दिया। पहले तो वो ओपन था, लेकिन बाद में जैसे ही मैंने उसको टच किया तो मेरे टच करने की वजह से उसने रेस्पॉन्स शो किया कि वो बंद हो गया। ठीक है, मैंने क्या जनरेट किया? मैंने स्टिमुलाई जनरेट किया, प्लांट ने क्या शो किया? रेस्पॉन्स शो किया। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखिए। नाउ लीव्स ऑफ टच मी नॉट कर्ल अप व्हेन टच। ये प्लांट का नाम क्या है? टच मी नॉट बोलते हैं इसको, है ना, मतलब वो मना करता है, मुझे टच मत करो। जिस काम के लिए मना करता है वही काम सबसे ज्यादा करते हैं। लीव्स ऑफ टच मी नॉट कर्ल अप व्हेन टच, जैसे ही आप उसको टच करोगे वो कर्ल हो जाएगा, कर्ल मतलब बंद हो जाएगा या तो मुड़ जाएगा। हियर टच इज द स्टिमुलाई, उसको टच करना एक स्टिमुलाई है, उसको टच करना एक स्टिमुलाई है और लीव्स का बंद हो जाना एक रिस्पॉन्स है। ठीक है, शूट ऑफ द प्लांट ग्रोज टुवर्ड्स द लाइट एंड द रूट ग्रोज टुवर्ड्स ग्रेविटी। जब कभी भी आप किसी प्लांट को ग्रो करते हो बेटा, तो आप लोगों को शायद नहीं मालूम और अभी मालूम चलेगा भी नहीं, क्योंकि अभी आप 6 में हो, है ना, कम से कम 7 तक का वेट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि प्लांट के सीड के अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट रूट बनाता है, दूसरा पार्ट उसका शूट बनाता है। ठीक है, इनसाइड द प्लांट, इनसाइड द सीड ऑलरेडी देयर वाज अ पार्टीशन, द वन पार्ट विल मेक द रूट एंड द अदर वन विल मेक द शूट। ओके, तो ऑटोमेटिकली रूट के अंदर से 2 स्ट्रक्चर्स बाहर निकलते हैं, सॉरी सीड के अंदर से। मान लो ये सीड है, ऑल ऑफ यू प्लीज सी, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये सीड है। ठीक है, इस सीड को आपने सॉइल में लगा दिया, व्हाट विल हैपन? नाउ दिस सीड विल एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द सॉइल, क्योंकि सॉइल में इसको लगा के आपने ऊपर से क्या डाला है? पानी। तो दिस सीड विल एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द सॉइल एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, है ना। तो उसके बाद क्या होगा? दिस रूट, सॉरी दिस सीड, दिस सीड विल ग्रो 2 स्ट्रक्चर्स। यहां से इसके अंदर कुछ होगा, कुछ फंक्शंस होंगे, कुछ फंक्शन होने के बाद यहां से 2 स्ट्रक्चर निकलेंगे। कितने निकलेंगे? 2 स्ट्रक्चर, एक जाएगा नीचे और एक जाएगा ऊपर। ये क्या बनाएगा? शूट सिस्टम। और ये क्या बनाएगा? रूट सिस्टम। द सिस्टम विच विल बी इनसाइड द सॉइल एंड वर्क टू एब्जॉर्ब वाटर। तो मैं क्या बोलूंगा? रूट सिस्टम। एंड द सिस्टम विच विल मूव अप एंड इट विल मेक स्टेम, ब्रांचेस, लीव, फ्लावर, फ्रूट, उसको मैं क्या बोलूंगा? शूट सिस्टम। बच्चों बहुत ही सिंपल है, किसी भी प्लांट, किसी भी ट्री का वो पार्ट जो आपको दिख रहा है वो क्या है? शूट सिस्टम। और वो पार्ट जो नहीं दिख रहा, जो सॉइल के अंदर है, वो क्या है? रूट सिस्टम। क्लियर हो गया? चल आगे देखो।
ठीक है बच्चों, तो ये दो पार्ट हम लोगों ने फिनिश अप किए। नाउ नेक्स्ट नंबर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑल ऑफ यू, चलो अब हम देखते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। इसको देख लेते हैं आज। और नेक्स्ट नंबर होगा हमारा एक्सक्रीशन, दैट विल बी द लास्ट वन। Growth and development and excretion. Now see, excretion. Sure. Growth and development. Okay, now children, now please share your experience of non-living things which is existing in your home. बचपन में जब आप छोटे थे तो आपके बेड का साइज जो था उसके कंपैरिजन में क्या आपका बेड का साइज बढ़ गया है पहले के कंपैरिजन में? क्या फ्रिज का साइज बड़ा हो गया है ना? टेबल, कुर्सी, पंखा क्या सब बढ़ रहे हैं क्या डे बाय डे? नहीं बढ़ रहे हैं ना। मतलब उसमें ग्रोथ, मतलब आपको देखने में लगता है कि उसमें ग्रोथ हो रहा है? नहीं हो रहा ना। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विल ओनली इन द लिविंग थिंग। बच्चों भूलना मत, आप पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। मैं उसको हाईलाइट कर देता हूं सो दैट इट विल बी easier to all of you to be find it out. This is the main topic. हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम जान रहे हैं कि लिविंग थिंग्स क्या क्या शो करते हैं। लिविंग थिंग्स का स्ट्रक्चर सेल से बना होता है। लिविंग थिंग्स की बॉडी में मूवमेंट और रिस्पॉन्स होता है। लिविंग थिंग्स मूवमेंट शो करते हैं, रिस्पॉन्स शो करते हैं, स्टिमुलाई शो करते हैं, ठीक है। और जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शो करते हैं। लिविंग थिंग्स के अंदर एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। एक्सक्यूज मी। नाउ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विल बी फाउंड ओनली इन दी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ किसके अंदर होगा? बैक्टीरिया के अंदर होगा। बैक्टीरिया हर 20 मिनट में अपनी कॉलोनी को डबल कर लेता है। मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। इन एवरी 20 मिनट्स बैक्टीरिया विल डबल इट्स कॉलोनी। हर 20 मिनट में बैक्टीरिया अपने आप को डबल कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म। वायरस नहीं करता, वायरस नहीं करता। कब करेगा? जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा। मैं आप लोग को बता दूं बच्चों, वायरस इज द लिविंग एंड द डेड बोथ। वो लिविंग भी है और डेड भी है। जब तक वो हमारी बॉडी के बाहर है, जैसे कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस जब तक हमारी बॉडी के बाहर है तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ये हमारे बॉडी के अंदर जाता है तब प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है। बैक्टीरिया चाहे बॉडी के बाहर हो या बॉडी के अंदर हो, दोनों ही टाइम में हमारे लिए खतरनाक है, ठीक है। तो वायरस इसलिए बोलते हैं ना मुंह पे मास्क लगाओ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे बॉडी के अंदर जाए जब तक हम वैक्सीन न ले लें। जब तक हम वैक्सीन लेकर के अपने आप को प्रोटेक्ट न करें, इससे पहले वायरस हमारी बॉडी में नहीं जाना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट क्या बोलती है? मास्क लगाओ। रोड पे निकलते हो तो मास्क लगाओ, ताकि हवा में कहां दिखेगा तो नहीं वायरस कहां है, ठीक है ना। तो आपकी बॉडी में जाना नहीं चाहिए। तो ये प्रिकॉशनरी मेजर है। चलिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट, ग्रोथ विल बी शोन बाय द प्लांट, ग्रोथ विल बी शोन बाय द न्यूबॉर्न बेबी, ग्रोथ विल बी शोन बाय द हेयर। हमारे जो हेयर्स हैं, क्योंकि वो हमारे बॉडी का पार्ट हैं। हालांकि हमारे जो हेयर्स होते हैं वो डेड हैं, हेयर्स आर द डेड, बट दे आर द पार्ट ऑफ आवर बॉडी। वो हमारे बॉडी का पार्ट है, इससे उसमें क्या दिखता है? हमें ग्रोथ मिलता है। वी आर हैविंग द नेल्स, द नेल्स आर डेड, द नेल्स आर डेड। जब आप उनको कट करते हो तो दर्द होता है? कट करते हो तो नहीं होता ना। व्हाई? बिकॉज दे आर डेड, वो डेड है। बट इवन दो दे विल शो ग्रोथ। क्यों? क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट है, ठीक है ना। तो ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट दे बोथ विल बी शोन ओनली बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट को शो करेंगे, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि बुक में क्या दिया हुआ है फटाफट। Now all of you please see the page number 85.
growth and development. Living things grow. For example, a child grow into an adult. देखो वहां पे डायग्राम बना हुआ है. वो जो बड़ा आदमी देख रहे हो, पहले बचपन में कैसा था, छोटा बच्चा था, रोता था, और आज बड़ा हो गया. ठीक है, पैंट शर्ट पहनने लगा. गुड, अच्छी बात है. तभी कैसा ही होता है. A child grows into an adult and sending seedling grows into a plant. मतलब जो पहले सीड था, जिस सीड को आपने सॉइल में लगाया था, आज वो बड़ा सा ट्री बन गया, और आप बचपन में छोटे थे तो आज आप एडल्ट बन गए हो. ठीक है ना. ग्रोथ इन द लिविंग थिंग्स इज इरिवर्सिबल. ग्रोथ हमेशा कैसा होता है, इरिवर्सिबल होता है. बच्चों अभी अभी मैंने चैप्टर फिनिश किया है चेंजेस अराउंड अस. चेंजेस अराउंड अस में मैंने आप लोगों को कई तरह के चेंजेस के बारे में बताया है. रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज, स्लो चेंज, फास्ट चेंज, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज पढ़ाया है ना आपको. तो वहां पे मैंने आपको ये बात बताई है कि ग्रोथ इज एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज. कोई एक पर्सन जो बचपन में छोटा था, आज वो बड़ा हो गया, आप उसको वापस छोटा नहीं बना सकते. एक ट्री जो पहले सीडलिंग था, पहले वो हर्ब था, लेकिन आज बड़ा होकर ट्री बन गया. आप उसको काट सकते हो, लेकिन उसी सेम ट्री को वापस उसके हर्ब कंडीशन में पहुंचाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है. वाई? बिकॉज ग्रोथ इज इरिवर्सिबल. ग्रोथ कैसी होती है, इरिवर्सिबल होती है. वो कभी भी रिवर्सिबल नहीं होती. एक बार ग्रोथ हो गया तो हो गया. ग्रोथ विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट गेट द सीडलिंग बैक फ्रॉम द प्लांट. ठीक है. तो बच्चों इस टॉपिक से क्या समझ में आया हमको ये समझ में आया कि ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट, these are the parameters which will decide whether the body is living or not. The body in which growth and development will be shown will be called as a living, and the body which will not show this they will be called as a non-living. ठीक है. चलिए, now next number, excretion. देखो बच्चों, excretion कौन शो करता है? excretion वही शो करेगा जो कुछ खाता होगा. क्या टीवी, फ्रिज, कूलर आपसे खाना मांगते हैं? दोपहर का टाइम हो गया, खाना दो, दिवाली है, चलो हमको प्रसाद दो. ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना. वाई? बिकॉज दे आर नॉट लिविंग. टेबल, चेयर, फैन, दे विल नॉट डिमांड एनीथिंग टू बी ईट. अगर वो कुछ ईट नहीं करेंगे तो उनकी बॉडी से बाहर निकलेगा क्या? कुछ भी नहीं निकलेगा. ठीक है ना. तो जो भी बॉडी से बाहर निकलता है, क्यों निकलता है? क्योंकि हम खाते हैं, इससे निकलेगा. अगर आप खाओगे तो निकलेगा भी नहीं. ठीक है ना. और आप क्यों नहीं खाओगे भाई? ये तो रूल है. ऑल द लिविंग बॉडीज, ऑल द लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ, दे ऑल विल टेक फूड. दे ऑल नीड फूड टू फिक्स देयर सर्वाइवल. अपने सर्वाइवल को, अपने अस्तित्व को, अपने एग्जिस्टेंस को सेफ रखने के लिए उनको फूड ईट करना पड़ेगा ही. दे मस्ट हैव टू ईट द फूड. ठीक है ना. देन एंड देन दे वुड बी एबल टू मेंटेन देमसेल्फ. और अगर आप फूड ईट करोगे तो फूड में आपको 100% एनर्जी नहीं मिलती. 60% मिलेगी, 40%, 80% मिलेगी. बाकी का जो 20% है वो क्या होगा? वो वेस्ट होगा. ठीक है ना. सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेदर दे आर प्लांट और एनिमल्स, दे ऑल विल शो एक्सक्रीशन. ओके. प्लांट आपने कभी देखा होगा बच्चों, जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज का जो स्टेम होता है, स्टेम पे कभी रेड कलर का कुछ लिक्विड देखा है आपने गिरा हुआ? उसके ऊपर चिपका होता है, रेड कलर के कुछ लिक्विड्स लगे होते हैं. कई बार ब्लैक कलर के कुछ लिक्विड्स गिरे होते हैं. ठीक है ना. तो वो क्या होता है? इट इज द एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट. है ना. प्लांट जब अपना काम करेगा, प्लांट के अंदर जब सिस्टम काम करेंगे, तो वो अपने अंदर से उन केमिकल्स को बाहर निकाल देगा जिस केमिकल का काम प्लांट के अंदर नहीं है. जैसे मैं हूं, मैं अपने बॉडी से उस केमिकल को बाहर निकाल दूंगा जिसका मेरे अंदर कोई काम नहीं है. जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का मेरी बॉडी में कोई काम नहीं है. मेरी बॉडी में किसका काम है? O2 का. तो मैं O2 को रखूंगा, CO2 को बाहर कर दूंगा. इसके अलावा यूरिन का मेरी बॉडी में कोई काम नहीं है भाई. है ना. मेरी बॉडी का जो यूरिया था उसको मैंने बाहर निकाल रहा हूं विद द हेल्प ऑफ यूरिन. ठीक है ना. मैं खाना खाऊंगा तो यूरिया तो बनेगा ही बनेगा. तो यूरिया को बाहर निकालने का एक ही तरीका दैट वाज यूरिन, टॉयलेट के थ्रू उसको बाहर निकाल दो. इसके अलावा एक्सक्रीशन, सॉलिड एक्सक्रीशन होते हैं. क्यों? क्योंकि हम सॉलिड खाना खाते हैं, तो सॉलिड एक्सक्रीशन भी होगा. ठीक है ना. तो कुल मिला के बात यह है कि एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस विच विल बी शोन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. हमारे अर्थ पे ऐसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो एक्सक्रीशन को शो न करता हो. यस,
द प्रोसेस में बी वेरी, इसका जो प्रोसेस होगा, जो तरीका होगा, वो अलग अलग हो सकता है। इन द केस ऑफ यूनिसेल्युलर, let me give you the example, amoeba and the paramecium. Amoeba and the paramecium, they will show excretion in a different way. I am a multicellular, मेरे अंदर एक सेल नहीं है, एक सेल होता तो मैं दिखता ही नहीं, मेरे अंदर बहुत सारे सेल्स, सारे सेल्स मिल करके, इन सभी सेल्स ने मिल करके मेरी पूरी बॉडी को बनाया है, ठीक है ना। तो सारे सेल्स मिल करके क्या करेंगे, दे विल डू एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन का जो तरीका होगा वो मेरे अंदर अलग होगा, अमीबा के अंदर अलग होगा, प्रोटोजोआ के अंदर अलग होगा, है ना, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट एक्सक्रीशन। चलो देख लेते हैं इसमें दिया क्या है आपकी बुक में। Now see, living things remove waste from their body by the process of excretion. Excretion एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ भी अगर एक्स्ट्रा है, वो जिसका उस ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई यूज नहीं है ना, बाहर निकालने का जो तरीका होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, that will be called as a excretion. That will be called as a excretion. Now see, most animals excrete solid waste in the form of feces. कुछ एनिमल्स हैं भाई जो फीसेस के फॉर्म में बाहर निकलते हैं, लिक्विड वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड गैसियस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब हम अपने बॉडी से जो सॉलिड निकाल देंगे उसको हम क्या बोलेंगे, द सॉलिड ऑफ आवर बॉडी विल बी कॉल्ड एज अ वेस्ट, ओके। द लिक्विड ऑफ आवर बॉडी विल बी कॉल्ड एज अ यूरिन एंड द गैस कैन बी कॉल्ड एज अ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो हम गैस भी बाहर निकालते हैं, यूरिन भी बाहर निकालते हैं, लिक्विड भी बाहर निकालते हैं और सॉलिड भी बाहर निकालते हैं। नाउ गम, रेजिन एंड द लेटेक्स, देखो उन केमिकल्स के नाम दिया है, प्लांट के अंदर वो केमिकल जो प्लांट के लिए एक्स्ट्रा है ना। दीज केमिकल्स डू नॉट हैव एनी रोल इनसाइड द प्लांट, ये प्लांट के लिए बेनिफिशियल नहीं है, हमारे लिए है, हम उनका यूज करते हैं। कहां पे यूज करते हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे। रेजिन, लेटेक्स और ये जो दिया है यहाँ पर, दैट वाज द गम, इनका हम यूज करते हैं कई तरह के प्रोसेसेस में, है ना। कई तरह के प्रोसेसेस होते हैं, हमारे लैब में भी होते हैं जहां पर हम इनका यूज करते हैं। आप तो जानते ही हो गया, द ह्यूमन बीइंग द मोस्ट सेल्फिश पर्सन ऑन द अर्थ, हम हर वेस्ट का कहीं ना कहीं यूज निकाल ही लेते हैं, ठीक है। सो चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक फॉर टुडेज क्लास इज ओवर, ओके। एनी डाउट टिल हियर? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? एनीवन? कोई डाउट नहीं है? विश्वा, एनी डाउट? राजे मिर्जा, एनी डाउट? ठीक है बच्चों, तो चलो मैं, यस बेटा, होमवर्क, यस टुडेज होमवर्क ना, आज का होमवर्क होगा आपका। बहुत ज्यादा पार्ट तो अभी कवर करवाया नहीं है आप लोगों को, तो अब क्या होमवर्क करोगे आज? चलो लिख लो, गो थ्रू द कंटेंट एंड फाइंड आउट द डाउट। जो पढ़ाया है उसको एक बार पढ़ो, और अगर कोई पार्ट समझ में नहीं आया उसको अंडरलाइन करके मेरे ले आना। इन द टुमारो क्लास, गो थ्रू द टॉपिक एंड फाइंड आउट द डाउट, ओके। ओके, नाउ लेट मी टेक योर अटेंडेंस। मुझे आप लोग की अटेंडेंस लेने दो एक बार, देन आफ्टर यू ऑल विल बी फ्री, ठीक है ना। बेटा वेट करो 1 मिनट। वेट, अभी कोई जाएगा नहीं, यहाँ एब्सेंट लग जाएगी। वेट चिल्ड्रन, वेट।
एल्विन, बेटा इतना ज्यादा बाय करने की क्या जरूरत है? Okay, children, now you all can leave. Children, now you all can leave, beta. Okay, beta. Bye, bye, bye to all of you. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir.